तो चलिए बात करते हैं आयन रैंड की मशहूर नॉवल द फाउंटेन हेड की। कहानी शुरू होती है स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जहां एक ही दिन दो आर्किटेक्ट्स की किस्मत लिखी जाती है। एक को उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी मौलिकता के लिए बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे को परंपरा को निभाने के लिए सिर आंखों पर बिठाया जाता है। यहीं से इन दो जिंदगियों के टकराव की नींव पड़ती है। सोचिए, एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही दिन, लेकिन दो किस्मतें बिल्कुल अलग अलग राहों पर निकल पड़ती हैं। हाँ, वो डोरार्क जिसे अपनी सोच की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और दूसरी तरफ है पीटर कीटिंग, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं क्योंकि उसने नियमों का पालन किया है। यहीं से इस नॉवेल का जो असल संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार हावर्ड रोआर्क से। एक ऐसा क्रिएटर, एक ऐसा निर्माता जिसके लिए नियम, परंपरा या लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। उसकी दुनिया का सेंटर, उसकी दुनिया का केंद्र सिर्फ एक चीज है, उसका अपना विजन और उसकी क्रिएटिव ईमानदारी। तो सवाल उठता है, रोआर्क को निकाला क्यों गया? वजह ये थी कि उसने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पुराने, घिसे पिटे हिस्टोरिकल स्टाइल्स को कॉपी करने से साफ मना कर दिया था। अब डीन के लिए तो यह नियमों का घोर उल्लंघन था, लेकिन रोआर्क के लिए यही तो उसकी क्रिएटिविटी का सच था। अब देखिए, डीन उसे एक मौका देते हैं, एक सीधा साधा ऑफर। कहते हैं, देखो भाई, समझौता कर लो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो और तुम्हारी जगह स्कूल में पक्की। ये सिर्फ स्कूल में वापसी का ऑफर नहीं था, ये उस चुनाव का प्रतीक था जो रोआर्क को अपनी पूरी जिंदगी करना था, ईमानदारी और समझौते के बीच। और यहाँ डीन की सोच पर गौर करना बड़ा जरूरी है। उनका सवाल ये नहीं है कि रोआर्क की सोच सही है या गलत। उनका सवाल है, तुम्हें ऐसा करने की इजाजत कौन देगा? मतलब उनके लिए सफलता का मतलब ही है दूसरों से मिलने वाली मंजूरी। और फिर आता है रोआर्क का वो जबरदस्त जवाब। बस इस एक लाइन में उसकी पूरी फिलॉसफी छिपी है। वो किसी से इजाजत नहीं मांग रहा। उसका मानना है कि महानता किसी की परमिशन से नहीं आती, वो तो अंदर की जिद से, अपनी इच्छा शक्ति से आती है। डीन से बहस के दौरान रोआर्क अपने कुछ उसूल साफ साफ बता देता है। वो कहता है कि हर बिल्डिंग की अपनी एक आत्मा होती है। उसका डिजाइन, उसके मकसद, जगह और मटेरियल से तय होना चाहिए। किसी और की स्टाइल कॉपी करना उसकी नज़र में किसी की आत्मा का एक टुकड़ा उधार लेने जैसा है। और उसकी सबसे बड़ी बात, उसका इरादा क्लाइंट्स को खुश करने के लिए बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि बिल्डिंग बनाने के लिए क्लाइंट्स रखना है। अब रोआर्क से बिल्कुल उल्टी पर्सनैलिटी। चलिए मिलते हैं पीटर कीटिंग से। जहां रोआर्क अपने अंदर से प्रेरणा लेता है, वहीं कीटिंग एक सेकंड हैंडर है, एक ऐसा आदमी जिसका पूरा वजूद इस बात पर टिका है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ देखिए इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। जिस दिन रोआर्क को जलील करके निकाला जाता है, ठीक उसी दिन पीटर कीटिंग का सितारा बुलंदी पर होता है। एक ही सिस्टम एक को सजा दे रहा है और दूसरे को इनाम। कीटिंग की उपलब्धियों की लिस्ट देखिए जरा। ऑनर्स, अवार्ड्स, पॉपुलैरिटी वोट्स, टॉप जॉब ऑफर्स, मतलब हर चीज एक ठप्पा है, बाहरी दुनिया की एक मोहर है। उसकी सफलता का पूरा पैमाना ही यही है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। ये क्वोट हमें उसके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है। उसकी असली मोटिवेशन क्या है? बेस्ट बनना नहीं, बल्कि दूसरों से बेहतर दिखना। उसे तारीफों की भूख है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया बस उसे ही देखे। तो अब इन दोनों के सामने आती है पहली असली चुनौती, अपने करियर का पहला कदम, और उनका फैसला उनके बीच का फर्क और भी साफ कर देगा। देखते हैं वो किसे अपना गुरु चुनते हैं। कीटिंग कौन सा रास्ता चुनता है? सफलता का, शोहरत का? वो जाता है गाय फ्रैंकिन के पास, जो उस वक्त का सबसे मशहूर और फैशनेबल आर्किटेक्ट था। और रोआर्क चुनता है सच्चाई का रास्ता। वो एक गुमनाम, बदनाम लेकिन जीनियस आर्किटेक्ट हेनरी कैमरून के पास जाता है। इस टेबल को देखें तो इन दोनों मेंटर्स के बीच का जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ फ्रैंकिन, जो मशहूर है, फैशनेबल है और पुरानी चीजों की नकल करता है। दूसरी तरफ कैमरून, जिसे दुनिया शराबी और नाकारा समझती है, लेकिन वो एक जीनियस है जिसका करियर खत्म हो चुका है। कीटिंग ने लोकप्रियता को चुना और रोआर्क ने प्रतिभा को। और इनके फैसलों के पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। कीटिंग का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि लोग क्या कहेंगे, खासकर उसकी माँ, जबकि रोआर्क का फैसला सिर्फ एक चीज पर बेस्ड है,
काम कैसा है और क्या वो उस काम की इज्जत करता है। एक पूरी तरह निर्भर है, दूसरा पूरी तरह आज़ाद। तो रोराक और कीटिंग का ये जो टकराव है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके पीछे लेखिका आइन रैंड की एक बहुत गहरी फिलॉसफी, एक दर्शन छिपा है। ये नॉवल आर्किटेक्चर से कहीं ज्यादा एक आदर्श इंसान की तस्वीर बनाने की कोशिश है। आइन रैंड ने खुद साफ साफ कहा था कि इस किताब का उनका सबसे बड़ा मकसद हावर्ड रोराक जैसे किरदार को दिखाना था। रोराक उनके लिए सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि उनके आदर्शों की जीती जागती मिसाल है। एक ऐसा इंसान जो अपने आप में ही पूरा है। रैंड ने अपनी इस फिलॉसफी को एक नाम दिया, मैन वर्शिप, यानी मानव पूजा। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा का केंद्र कोई भगवान या अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि इंसान खुद होना चाहिए। इंसान की क्षमता, उसकी महानता और इसी धरती पर खुशी पाने का उसका अधिकार ही सबसे पवित्र चीज है। रोअर्क का ये भी मानना था कि रोअर्क जैसा इंसान हर सोसाइटी में कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए एक खास तरह का सिस्टम जरूरी है, एक ऐसा समाज जो व्यक्ति की आज़ादी की इज्जत करे और उसकी उपलब्धियों को इनाम दे। और उनके मुताबिक ये सिर्फ लेसे फेयर कैपिटलिज्म में मुमकिन है, जहां सरकार का दखल कम से कम हो। तो आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर लौट आते हैं जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है। असली सक्सेस आखिर है क्या? ये अपना विजन है या दुनिया से मिली पहचान? नॉवल के शुरुआती हिस्से ही रोराक और कीटिंग को एक ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उनका टकराना तय है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता का असली मतलब क्या है। क्या ये अपने विजन पर टिके रहना है या फिर समाज की तालियों की गूंज सुनना है? और आखिर में ये किताब हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। महानता का, ग्रेटनेस का असली सोर्स क्या है? खुद पर एक अडिग विश्वास या फिर समाज की मंजूरी? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।